अध्याय 10 भाग 2 उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष। मालवा और मेवाड़। मालवा का राज्य नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच के पठार में स्थित था। यह गुजरात और उत्तर भारत के बीच तथा उत्तर और दक्षिण भारत के बीच के राजमार्गों को नियंत्रित करता था। मालवा जब तक शक्तिशाली रहा, वह गुजरात, मेवाड़, बहमनियों और दिल्ली के लोदियों की महत्वाकांक्षाओं में बाधक रहा। उत्तर भारत की भौगोलिक राजनीतिक स्थिति ऐसी थी कि इस क्षेत्र का कोई भी शक्तिशाली राज्य अगर मालवा को नियंत्रित कर पाता है तो पूरे उत्तर भारत पर वर्चस्व के लिए प्रयास करने का रास्ता उसके लिए साफ हो जाता। 15वीं सदी में मालवा का राज्य अपनी गरिमा की चरम सीमा पर था। राजधानी को धार से मांडू लाया गया, जो अत्यंत सुरक्षित था, जो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था। यहाँ मालवा के शासकों ने अनेक इमारतें बनवाई जिनके खंडहर आज भी प्रभावशाली हैं। गुजराती वास्तुशैली के विपरीत मांडू की वास्तुकला में विशालता है और इमारतों के लिए बहुत ऊंचे चबूतरों के निर्माण के कारण विशालता का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। बड़े पैमाने पर रंगीन और पॉलिशदार टाइलों के इस्तेमाल से इमारतों में विविधता आई है। जामा मस्जिद, हिंडोला महल और जहाज महल वहाँ की सबसे मशहूर इमारतें हैं। मालवा का राज्य आरंभ से ही आंतरिक झगड़ों से ग्रस्त रहा। गद्दी के विभिन्न दावेदारों के बीच उत्तराधिकार के संघर्ष के साथ कुलीनों के विभिन्न समूहों के आपसी संघर्ष भी जुड़े रहे। इन संघर्षों का आधार था सत्ता और धन की लोलुपता। पड़ोस के गुजरात और मेवाड़ राज्य हमेशा अपने उद्देश्यों के लिए इस गुटबंदी का उपयोग करने के लिए तत्पर रहते थे। होशंग शाह मालवा के आरंभिक शासकों में से एक था। उसने धार्मिक सहिष्णुता की एक व्यापक नीति अपनाई तथा अनेक राजपूतों को मालवा में बसने के लिए प्रोत्साहित किया। उदाहरण के लिए मेवाड़ के राणा मोकल के 2 बड़े भाइयों को मेवाड़ में जागीरें दी गईं। इस काल में बनवाए गए ललितपुर मंदिर के शिलालेख से लगता है कि उसके शासनकाल में मंदिरों के निर्माण पर कोई पाबंदी नहीं थी। होशंग शाह ने जैनियों को भी संरक्षण दिया, जो इस क्षेत्र के प्रमुख सौदागर और साहूकार यानी बैंकर्स थे। मसलन सफल सौदागर नरदेव सोनी होशंग शाह का कोषाध्यक्ष और उसके सलाहकारों में से एक था। लेकिन मालवा के सभी शासक एक समान सहिष्णु नहीं थे। महमूद खलजी 1436 से 69 ने, जिसे मालवा के शासकों में सबसे शक्तिशाली माना गया है, मेवाड़ के राणा कुंभा और पड़ोसी हिंदू राजाओं के साथ अपने टकरावों के दौरान अनेक मंदिर नष्ट कर दिए थे। यह अशोभनीय था और सीमित सहिष्णुता की इस नीति के खिलाफ था जो दिल्ली सल्तनत में धीरे धीरे विकसित हुई थी। लेकिन सभी हिंदू मंदिरों के विनाश की कोई सामान्य नीति नहीं अपनाई गई। महमूद खलजी एक बेचैन और महत्वाकांक्षी सुल्तान था। वह अपने लगभग सभी पड़ोसियों से टकराया। गुजरात के सुल्तान से, गोंडवाना और उड़ीसा के राजाओं से, बहमनी सुल्तानों से, यहाँ तक कि दिल्ली के सुल्तान से भी। फिर भी उसकी ऊर्जा मुख्यतः दक्षिण राजपुताना को जीतने तथा मेवाड़ को अपने अधीन बनाने के प्रयासों में लगी रही। 15वीं सदी में मेवाड़ का उदय उत्तर भारत के राजनीतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण तत्व था। हम बता चुके हैं कि अजमेर से निकाले जाने के बाद चौहान किस तरह रणथंबोर चले गए, जहां उन्होंने एक शक्तिशाली राज्य स्थापित किया। रणथंबोर पर अलाउद्दीन खिलजी की विजय के साथ राजपुताना में चौहानों की शक्ति अंततः समाप्त हो गई। उसके खंडहरों पर अनेक नए राज्य पैदा हुए। इनमें एक था मारवाड़ राज्य, जिसकी राजधानी जोधपुर थी। नागौर का मुस्लिम रजवाड़ा इस क्षेत्र का एक और महत्वपूर्ण राज्य था। अजमेर, जो मुस्लिम के सूबेदारों की राजधानी था, अनेक हाथों में गया और वह उभरते राजपूतों राज्यों के बीच टकराव का कारण था। पूर्वी राजपुताना का स्वामित्व भी विवाद का कारण था और इस क्षेत्र में दिल्ली के सुल्तान की गहरी दिलचस्पी थी। मेवाड़ राज्य का आरंभिक इतिहास धुंध के पर्दे में है। मेवाड़ का संस्थापक गहलोत वंश के बप्पा रावल को माना जाता है, जो कहते हैं कि 7वीं सदी में गुजरात से आकर राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों पर अधिकार जमा बैठा। चित्तौड़ से गहलोतों ने रतन सेन के समय तक शासन किया, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने हराया था। फिर चित्तौड़ सिसोदियों के हाथ में चला गया, जो गहलोतों के अधीन रह चुके थे। 14वीं सदी की अंतिम और 15वीं सदी की पहली चौथाई में राणा लाखा और मोकल ने मेवाड़ को राजस्थान का सबसे शक्तिशाली राज्य बना दिया। किंतु मेवाड़ को एक सिरमौर राज्य बनाने का श्रेय राणा कुंभा 1433 से 68 को है। अपने अंदरूनी शत्रुओं को हराकर सावधानी के साथ अपनी स्थिति डूंगरपुर को जीतने का प्रयास फिर से आरंभ किया।
कोटा पहले मालवा के प्रति निष्ठावान था और डूंगरपुर गुजरात के प्रति। इस कारण इन दोनों राज्यों के साथ उसका सीधा टकराव हुआ। टकराव के और भी कारण थे। नागौर के खान ने, जिस पर राणा कुंभा ने हमला किया था, गुजरात से सहायता की प्रार्थना की थी। राणा ने महमूद खलजी के एक विरोधी को अपने दरबार में शरण भी दी थी, बल्कि उसे मालवा की गद्दी पर बिठाने का प्रयास तक किया था। बदले में महमूद खलजी ने राणा के कुछ विरोधियों को शरण और सक्रिय प्रोत्साहन दिया। इनमें राणा का भाई मोकल भी शामिल था। कुंभा अपने पूरे शासनकाल में गुजरात और मालवा से टकराने में उलझा रहा। अधिकांश समय राणा को मारवाड़ के राठौड़ों से भी टकराना पड़ा। मारवाड़ का राज्य कुछ समय तक मेवाड़ के अधिकार में था, पर राव जोधा के नेतृत्व में एक सफल संघर्ष के बाद वह जल्द ही स्वतंत्र हो गया था। उसी ने 1459 में जोधपुर गढ़ की नींव रखी थी। हालांकि राणा कुंभा चारों तरफ से बुरी तरह घिरा हुआ था, पर मेवाड़ में अपनी स्थिति बनाए रखने में वह काफी सीमा तक सफल रहा। गुजरात की सेनाओं ने एक बार कुंभलगढ़ पर कब्जा किया, जबकि मालवा को महमूद खलजी और दूर अजमेर तक धावा बोलने और वहां अपना सूबेदार बिठाने में भी सफल रहा। राणा इन हमलों को नाकाम बनाने में तथा रणथंबोर जैसे कुछ बाहरी क्षेत्रों को छोड़ अधिकांश जीते गए क्षेत्रों पर अधिकार बनाए रखने में सफल रहा। तमाम बाधाओं के बावजूद ऐसे दो शक्तिशाली राज्यों का सामना करना राणा कुंभा की कोई मामूली उपलब्धि नहीं थी। कुंभा विद्वानों का संरक्षक था और स्वयं भी एक विद्वान था। उसने अनेक पुस्तकें रची थी, जिनमें से कुछ तो आज भी पढ़ी जाती हैं। उसके महल के खंडहर और उसका विजय स्तंभ, जिसे उसने चित्तौड़ में बनवाया था, दिखाते हैं कि वह एक उत्साही निर्माता भी था। सिंचाई के लिए उसने झीलें और जलाशय खुदवाए। उसके काल में बने कुछ मंदिरों से स्पष्ट है कि संग तराशी, मूर्तिकला आदि कलाओं का स्तर ऊंचा था। कुंभा के बेटे ऊदा ने गद्दी पाने के लिए उसकी हत्या कर दी। हालांकि ऊदा को जल्द ही अपदस्थ कर दिया गया, पर वह अपने पीछे एक गंदी विरासत छोड़ गया। अपने भाइयों के साथ एक लंबे भातृघाती युद्ध के बाद कुंभा का एक पोता राणा सांगा 1508 में मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। कुंभा की मृत्यु और सांगा के उदय के बीच सबसे महत्वपूर्ण विकास क्रम मालवा का तीव्र आंतरिक विघटन था। शासक महमूद द्वितीय की मेदिनी राय से खटपट हो गई थी। वह पूर्वी मालवा का एक शक्तिशाली राजपूत नेता था, जिसने उसे गद्दी पाने में सहायता दी थी। मालवा के शासक ने गुजरात से सहायता की प्रार्थना की, जबकि मेदिनी राय सहायता पाने के लिए राणा सांगा के दरबार में गया। 1517 की एक लड़ाई में राणा ने महमूद को हराया और उसे बंदी बनाकर चित्तौड़ ले गया। कहते हैं कि उसने 6 माह बाद महमूद को उसके एक बेटे को बंधक रखकर छोड़ दिया। चंदेरी समेत पूर्वी मालवा राणा सांगा की अधिराजी में आ गया। मालवा के विकास क्रमों ने दिल्ली के लोधी सुल्तानों को चिंतित कर दिया, जो स्थिति पर गहराई से नजर रखे हुए थे। लोधी सुल्तान इब्राहिम ने मेवाड़ पर हमला किया, लेकिन खटौली में राणा सांगा के हाथों उसे गहरा धक्का लगा। अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए इब्राहिम लोधी पीछे हट गया। इस बीच बाबर के दरवाजे पर दस्तक देने लगा था। इस तरह 1525 तक उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति तेजी से बदल रही थी और उत्तर भारत पर वर्चस्व के लिए एक निर्णायक संघर्ष अपरिहार्य लगने लगा था। उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत, शर्की, लोधी सुल्तान और कश्मीर। तैमूर के हमले के बाद सुल्तान महमूद तुगलक ने दिल्ली से भागकर पहले गुजरात और फिर मालवा में शरण ली। जब तक वह वापस लौटने का फैसला करता, दिल्ली की गद्दी की प्रतिष्ठा मिट चुकी थी। दिल्ली के आसपास महत्वाकांक्षी कुलीनों और जमींदारों ने अपनी स्वतंत्रता का ऐलान कर दिया था। गंगा की वादी में सबसे पहला स्वतंत्रता का दावा करने वालों में फिरोज तुगलक के दौर का एक प्रमुख कुलीन मलिक सरवर था। मलिक सरवर कुछ समय तक वजीर रहा और फिर मलिक उस शर्क पूर्व का स्वामी का खिताब देकर उसे पूर्वी क्षेत्र में नियुक्त कर दिया गया था। इसी के कारण उसके उत्तराधिकारी शर्की कहलाए। शर्की सुल्तानों ने अपनी राजधानी जौनपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश को बनाया, जिसे उन्होंने शानदार इमारतों, मस्जिदों और मकबरों से सजाया। इन मस्जिदों और मकबरों में आज कुछ ही बाकी है। इनसे ज्ञात होता है कि शर्की सुल्तानों ने सिर्फ दिल्ली की वास्तुशैली की नकल नहीं की, बल्कि उन्होंने अपनी एक शानदार शैली विकसित की, जिसके प्रमुख तत्व ऊंचे दरवाजे और विशाल तोरण थे।
शर्की सल्तनत एक सदी से कम ही चली। अपने चरम काल में यह अलीगढ़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से दरभंगा, उत्तरी बिहार तक और उत्तर में नेपाल की सीमा से लेकर दक्षिण में बुंदेलखंड तक फैली हुई थी। शर्की सुल्तान ज्ञान और कला के महान संरक्षक थे। कवि और लेखक, विद्वान और संत जौनपुर में जमा होने लगे और उसे अपनी आभा से दमकाने लगे। कालांतर में जौनपुर को पूर्व का शिराज तक कहा जाने लगा। सुप्रसिद्ध हिंदी ग्रंथ पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जौनपुर में रहते थे। शर्की सुल्तान दिल्ली को जीतने के लिए भी उत्सुक थे, पर इसमें वे सफल नहीं हुए। 15वीं सदी के मध्य भाग में दिल्ली में लोदियों के वर्चस्व के बाद शर्की सुल्तान धीरे धीरे बचाव की स्थिति में आने लगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश भाग उनके हाथों से निकल गए और दिल्ली पर तीखे मगर व्यर्थ आक्रमणों की एक श्रृंखला में उन्होंने अपने आप को थका डाला। अंततः 1484 में दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी ने जौनपुर को जीतकर शर्की सल्तनत का अधिग्रहण कर लिया। शर्की सुल्तान कुछ समय तक चूनार में एक बेघर मनुष्य के रूप में रहा और अपना राज्य वापस लाने में बार बार नाकाम रहने के बाद टूटे दिल के साथ मरा। दिल्ली सरकार के पतन के बाद शर्की सुल्तानों ने एक बड़े क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखा। उन्होंने बंगाल के शासकों को पूर्वी उत्तर प्रदेश पर कब्जा करने से रोका। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने एक सांस्कृतिक परंपरा की बुनियाद डाली जो शर्की वंश के पतन के बाद भी लंबे समय तक जारी रही। तैमूरी हमले के बाद सैयद वंश नाम का एक नया राजवंश दिल्ली में उभरा। पंजाब में अनेक अफगान सरदारों ने अपने को स्थापित कर लिया। उनमें सबसे महत्वपूर्ण बहलोल लोदी था, जिसे सरहिंद का इक्ता मिला हुआ था। बहलोल लोदी ने सॉल्ट रेंज नामक पर्वत श्रृंखला में रहने वाले भयानक लड़ाकू कबीले खोखड़ों की बढ़ती ताकत को रोका। जल्दी पूरे पंजाब पर उसका वर्चस्व हो गया। मालवा के शासक का आक्रमण आसन्न जानकर जब उसे दिल्ली के सुल्तान ने सहायता के लिए बुलाया तो फिर बहलोल वहीं ठहर गया। जल्द ही उसके लोगों ने दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया। दिल्ली का सुल्तान जब मरा तो 1451 बहलोल ने औपचारिक रूप से अपने आप को ताजदार घोषित कर दिया। इस तरह सैयद राजवंश समाप्त हो गया। 15वीं सदी के मध्य से ही ऊपरी गंगावादी और पंजाब पर लोदियों का वर्चस्व रहा। दिल्ली के पिछले सुल्तान अगर तुर्क थे तो इसके विपरीत लोदी अफगान थे। हालांकि दिल्ली सल्तनत की सेना में अफगानों का एक बड़ा भाग था, पर बहुत कम अफगान सरदारों को महत्वपूर्ण पद दिए जाते थे। मालवा में अफगान शासन के उदय से ही उत्तर भारत में अफगानों के बढ़ते महत्व का पता चल चुका था। दक्षिण में वे बहमनी सल्तनत में महत्वपूर्ण पदों पर थे। बहलोल लोदी की ऊर्जा मुख्यतः शर्की सुल्तानों से टक्कर लेने में लगी। स्वयं की कमजोर स्थिति में पाकर बहलोल ने रोह के अफगानों को भारत बुलाया कि वे गरीबी के कलंक से छुटकारा पाएं और मुझे वर्चस्व मिले। अफगान इतिहासकार अब्बास सरवानी ने लिखा है, इन फरमानों को पाते ही रोह के अफगान सुल्तान बहलोल की सेवा में आने के लिए टिड्डों की तरह टूट पड़े। इसमें अतिशयोक्ति संभव है, पर बड़ी संख्या में अफगानों के आने पर न सिर्फ बहलोल ने शर्कियों को हराया बल्कि भारत के मुस्लिम समाज की रूपरेखा बदल गई। अफगान अब दक्षिण और उत्तर भारत दोनों में एक बहुसंख्यक और महत्वपूर्ण तत्व बन बैठे। सबसे महत्वपूर्ण लोदी सुल्तान सिकंदर लोदी 1489 से 1517 था। वह गुजरात के महमूद बेगढ़ और मेवाड़ के राणा सांगा का समकालीन था। सिकंदर लोदी ने सत्ता के लिए दिल्ली सल्तनत को इन राज्यों के साथ आगामी टकराव के लिए तैयार किया। उसने अफगान सरदारों को दबाया जिनमें कबीलाई आज़ादी की ज़बरदस्त भावना थी और जो सुल्तान को बराबरी वालों में से प्रथम से अधिक मानने के अभ्यस्त न थे। अपनी श्रेष्ठतर स्थिति जतलाने के लिए सिकंदर सरदारों को अपने सामने खड़ा रखता था। जब कोई शाही फरमान पहुंचता तो तभी सरदारों को समुचित सम्मान के साथ उसे ग्रहण करने के लिए नगर से बाहर आना पड़ता था। जिनके पास जागीरें थीं उन सबको नियमित हिसाब देना पड़ता था। गबन करने वालों या भ्रष्ट व्यक्तियों को निर्मम दंड दिए जाते थे। सरदारों को नियंत्रित करने में सिकंदर लोदी को सीमित सफलता मिली। अपनी मृत्यु के समय बहलोल लोदी ने अपनी सल्तनत बेटों और संबंधियों में बांट दी थी। सिकंदर एक मुश्किल लड़ाई के बाद इस विभाजन को खारिज करने में सफल तो रहा, पर शासक के बेटों के बीच सल्तनत के विभाजन का विचार अफगानों के बीच जारी रहा। सिकंदर लोदी ने अपनी सल्तनत में एक सक्षम प्रशासन स्थापित किया। उसने न्याय पर बहुत जोर दिया। सल्तनत के सभी राजमार्गों को डाकुओं और रहजनों में सुरक्षित बनाया गया। सभी आवश्यक वस्तुएं प्रायः सस्ती थी। सुल्तान ने कृषि में गहरी दिलचस्पी ली। उसने अनाजों पर चुंगी समाप्त कर दी और एक नया गज चलाया जिसे गज सिकंदरी कहते थे। यह मुगल काल तक जारी रहा। उसके काल में लगान की जो फहरिस्त तैयार की गई थी वे बाद में शेरशाह की लगान की फहरिस्तों का आधार बनी। सिकंदर लोदी को एक रूढ़िवादी सुल्तान माना जाता है, बल्कि धर्मांध भी।
उसने मुसलमानों को उन रीति रिवाजों का पालन करने से सख्ती से मना किया जो शरीयत के खिलाफ थे, जैसे पीरों की मज़ारों पर स्त्रियों का जाना या पीरों की याद में जुलूस निकालना। उसने हिंदुओं पर फिर से जजिया लगाया और हिंदू एवं मुस्लिम धर्म ग्रंथों को एक समान पवित्र ठहराने पर एक ब्राह्मण को मृत्युदंड दिया। उसने अपने अभियानों के दौरान कुछ सुप्रसिद्ध मंदिरों को भी नष्ट किया, जैसे नगरकोट के मंदिर को। सिकंदर लोदी विद्वानों, दार्शनिकों और लेखकों को दिल खोल कर दान देता था, जिसके कारण अरब और ईरान समेत सभी क्षेत्रों और देशों के सुसंस्कृत व्यक्ति उसके दरबार में दौड़कर आए। सुल्तान के प्रयासों से संस्कृत के अनेक ग्रंथों के फारसी अनुवाद हुए। वह संगीत में भी रुचि रखता था और संगीत पर अनेक दुर्लभ संस्कृत ग्रंथों का उसने फारसी में अनुवाद कराया। उसके काल में बड़ी संख्या में हिंदुओं ने फारसी सीखी और विभिन्न प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किए गए। इस तरह हिंदू और मुसलमानों के बीच सांस्कृतिक समन्वय की प्रक्रिया उसके काल में अबाध रूप से जारी रही। धौलपुर और ग्वालियर को जीतकर सिकंदर लोदी ने अपने राज्य का विस्तार किया। इन्हीं कार्यवाहियों के दौरान सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण और विचार विमर्श करने के बाद सिकंदर लोदी ने आगरा नगर बसाने के लिए एक स्थान 1506 में चुना। इस नगर का मकसद पूर्वी राजस्थान पर तथा मालवा और गुजरात के रास्तों का नियंत्रण करना था। कालांतर में आगरा एक बड़ा नगर और लोदियों की दूसरी राजधानी बन गया। पूर्वी राजस्थान और मालवा में सिकंदर की बढ़ती रुचि का पता इससे चलता है कि उसने नागौर के खान को अपने संरक्षण में ले लिया और रणथंभौर से मालवा की बजाय दिल्ली की अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा। उसके उत्तराधिकारी इब्राहिम लोदी ने तो मेवाड़ के खिलाफ एक मुहिम चलाई, जो जैसा कि कहा जा चुका है पीछे धकेल दी गई। मालवा में राणा की बढ़ती शक्ति और आगरा का बयाना की दिशा में उसकी शक्ति के विस्तार से मेवाड़ और लोदियों के बीच एक टकराव का पूर्व संकेत मिल रहा था। यह कहना कठिन है कि अगर बाबर ने हस्तक्षेप न किया होता तो इस टकराव का क्या नतीजा निकलता। कश्मीर का उल्लेख किए बिना 15वीं सदी में उत्तर भारत का वितरण अधूरा ही रहेगा। कश्मीर की सुंदरवादी लंबे समय तक सभी बाहरी तत्वों के लिए एक निषिद्ध क्षेत्र रही। अलबरूनी के अनुसार कश्मीर में प्रवेश की अनुमति उन हिंदुओं को भी नहीं थी जिसने वहां के कुलीन स्वयं परिचित न हो। उस काल में कश्मीर शैव मत का केंद्र माना जाता था, लेकिन 14वीं सदी के अंत में कश्मीर में हिंदू शासन की समाप्ति के बाद स्थिति बदल गई। मंगोल नेता दलूचा का 1325 में कश्मीर पर भयानक हमला उसका आरंभ था। कहते हैं कि दलूचा ने पुरुषों के कत्लेआम का आदेश दिया, जबकि स्त्री और बच्चों को गुलाम बनाकर मध्य एशिया के सौदागरों को बेच दिया गया। गांव और शहरों को लूटा गया और उन्हें जला दिया गया। असहाय कश्मीर सरकार इन कार्यों का कोई विरोध न कर सकी तथा जनता की समस्त हमदर्दी और समर्थन खो बैठी। मंगोल आक्रमण के बाद के काल में कश्मीरी समाज गंभीर रूप से बदल गया। बारामूला के रास्ते मध्य एशिया से कश्मीर आने वाले मुस्लिम संतों शरणार्थियों का तांता लगा रहा। एक और उल्लेखनीय विकास क्रम ऐसे सूफी संतों का उदय था जिनको ऋषि कहा जाता था। उनके व्यक्तित्व में हिंदू धर्म और इस्लाम की कुछ कुछ विशेषताओं का समन्वय था। अंशतः सूफियों के उपदेशों और अंशतः बल प्रयोग के कारण निम्न वर्गों की जनता ने पूरी तरह इस्लाम को अपना लिया। इस पूरी प्रक्रिया को सिकंदर शाह 1389 से 1413 के काल में ब्राह्मणों के निर्गम दमन ने पूरा किया। सुल्तान का आदेश था कि सभी ब्राह्मण और हिंदू विद्वान मुसलमान बने या वादी छोड़कर चले जाएं। उनके मंदिरों को ध्वस्त करने तथा सोने चांदी की मूर्तियों को पिघलाकर मुद्राओं में ढालने का आदेश दिया गया। कहा जाता है कि यह आदेश राजा के मंत्री सूहा भट्ट की सलाह पर जारी किए गए थे, जो इस्लाम अपनाकर अपने पिछले सहकर्मियों को परेशान करने पर आमादा था। जैनुल आबिदीन 1420 से 70 के सत्तारोहण के बाद स्थिति बदल गई, जिसे कश्मीर का सबसे महान मुस्लिम बादशाह कहा जाता है। उसने सिकंदर शाह के सभी आदेशों को रद्द करा दिया। उसने भागे सभी गैर मुस्लिमों को समझा बुझाकर वापस कश्मीर बुलाया। जो लोग हिंदू धर्म में वापस जाना चाहते थे या जिन्होंने जान बचाने के लिए मुस्लिम होने का दिखावा किया था, उनको वैसा करने की स्वतंत्रता दे दी गई। हिंदुओं के पास जो पुस्तकालय थे और लगान मुक्त भूमि थी, वो उनको वापस कर दी गई। मंदिर भी फिर से बहाल किए गए। 100 साल से अधिक समय के बाद अबुल फजल ने लिखा कि कश्मीर में 150 शानदार मंदिर थे। संभव है कि उनमें से अधिकांश जैनुल आबिदीन के काल में बहाल हुए हों। जैनुल आबिदीन ने दूसरे क्षेत्रों में भी व्यापक सहिष्णुता की नीति जारी रखी। उसने जजिया और गौवध समाप्त कर दिया तथा हिंदुओं की इच्छा का आदर करते हुए सती पर लगा प्रतिबंध हटा दिया। उसकी सरकार में हिंदू बहुत से ऊंचे पदों पर आसीन थे। उदाहरण के लिए श्रेय भट्ट न्याय मंत्री था और उसे दरबारी वैद्य भी नियुक्त किया गया था। सुल्तान की पहली 2 रानियां हिंदू थी, जम्मू के राजा की बेटियां। यही 2 रानियां उसके सभी 4 बेटों की माताएं भी थीं। अपनी दोनों पत्नियों के मरने के बाद ही उसने तीसरा विवाह किया। सुल्तान स्वयं विद्वान था और काव्य रचना भी करता था।
वह फारसी, कश्मीरी, संस्कृत और तिब्बती भाषाओं में पारंगत था। उसने संस्कृत और फारसी के विद्वानों को संरक्षण दिया और उसके कहने पर अनेक संस्कृत ग्रंथों के फारसी अनुवाद हुए, जैसे महाभारत और कलहंकृत राजतरंगिणी का, जो कश्मीर का इतिहास है। राजतरंगिणी में तत्कालीन काल तक का इतिहास भी जोड़ा गया। सुल्तान संगीत का शौकीन है। यह सुनकर ग्वालियर के राजा ने उसे संगीत पर 2 दुर्लभ संस्कृत ग्रंथ भेजे थे। सुल्तान ने कश्मीर के आर्थिक विकास पर भी ध्यान दिया। उसने कागज बनाने और जिल्दबंदी कलाएं सीखने के लिए 2 व्यक्ति समरकंद भेजे। उसने कश्मीर में अनेक शिल्पों को बढ़ावा दिया, जैसे पत्थरों की कटाई और पॉलिश, बोतल बनाना, स्वर्णकारी आदि को। उसने शाल बुनाई की कला को भी प्रोत्साहन दिया, जिसके लिए कश्मीर आज भी प्रसिद्ध है। कश्मीर में तफंग, एक तरह की बंदूक, मस्केट और आतिशबाजी की कला का भी विकास हुआ। सुल्तान ने बड़ी संख्या में बांध, नहरें और पुल बनवाकर कृषि का भी विकास किया। वह एक उत्साही निर्माता था और इंजीनियरिंग में उसका सबसे बड़ा कारनामा जैन लंका था। यह वूलर झील के बीच एक कृत्रिम द्वीप था, जिस पर उसने अपना महल और एक मस्जिद बनवाई थी। जैनुल आबिदीन को कश्मीर आज भी बड़शाह यानी महान सुल्तान कहते हैं। वह कोई महान योद्धा तो नहीं था, पर उसने लद्दाख पर मंगोल हमले का नाकाम कर दिया। उसने बाल्टिस्तान क्षेत्र को, जिसे तिब्बत बुजुर्ग कहते हैं, जीता और जम्मू, राजौरी आदि पर नियंत्रण बनाए रखा। इस तरह उसने कश्मीर राज्य का एकीकरण किया। जैनुल आबिदीन की प्रसिद्ध दूर दूर तक फैल चुकी थी। वह भारत के दूसरे भागों के और एशिया के अग्रणी शासकों के संपर्क में था। 15वीं सदी के विकास क्रमों के सरसरी सर्वेक्षण से पता चलता है कि शक्तियों का क्षेत्रीय संतुलन भारत को न तो शांति दे सका और न स्थिरता, लेकिन क्षेत्रीय राज्यों को अनेक सांस्कृतिक योगदानों का श्रेय प्राप्त है। इन राज्यों में प्रायः स्थानीय परंपराओं के आधार पर स्थानीय वास्तुशैलियों का विकास हुआ। स्थानीय भाषाओं को भी संरक्षण मिला। कुछ शासकों ने अवश्य बड़े पैमाने पर मंदिरों का विध्वंस किया तथा अपने आप को रूढ़िवादी मुस्लिम बादशाहों के रूप में पेश करने का प्रयास किया। फिर भी इन राज्यों में कुल मिलाकर आपसी मेलजोल और सांस्कृतिक एकीकरण की शक्तियां सक्रिय रहीं। कुछ शासक तो अनेक क्षेत्रों में अकबर के पूर्ववत कहे जा सकते हैं।